नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चित्रकूट में श्री राम घाट पर आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। ओम मंदाकिनी वार्ताभिषेकं निरंतरं निर्गुणमीशमेकं बाहुव्यामोदते नमः जाते पुरभं जगदा शिवेन वचसा रोमण्डलाजे शरणगुरुता विजयन्धनो भगवतियो विसर्जो मानवाः साक्षसते बोधे निषेधशल्या मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सनातन हिंदू धर्म के इस पावन तीर्थ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सनातन धर्म का पौराणिक तीर्थ है। प्रभु श्री राम ने वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट में व्यतीत किया था। अति प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने अनेक तपोनिष्ठ संतों ने इसी चित्रकूट धाम में रह करके अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस चित्रकूट धाम के लिए कुछ करने का सौभाग्य हमारी सरकार को, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। आज मैं मध्याह्न में चित्रकूट धाम पहुंचा हूं। समीक्षा बैठक जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक दो कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत मुझे यहां से रामघाट पर मां मंदाकिनी के सानिध्य में पूजन और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहां पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर के किए जाने वाले प्रयास हो या राम घाट के सुंदरीकरण को लेकर सरकार ने पहले ही इसको लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। चित्रकूट न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुए, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहां पर हो, देश और दुनिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो। एयरपोर्ट यहां पे बन के तैयार है। अभी 19 सीटर का विमान यहां पे सप्ताह में 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बना रहे हैं, जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। बड़े विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। अनुमान करिए
कभी भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे हजारों वर्ष पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, और हजारों वर्षों के बाद अब यह अवसर आया है जब चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यमुना नदी से तुलसीदास जी की जन्मस्थली की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले ही वर्ष हमारी सरकार ने जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है, उसका राजकीयकरण किया है। अब इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी हम संचालित करेंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था की जा सके और उनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधाएं यहां प्राप्त हो सके। डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पवित्र कामदगिरी परिक्रमा के लिए, इसके अलावा यहां पर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहां की इको टूरिज्म के लिए बेहतरीन सेंटर के रूप में इसको हम विकसित कर सके। इसके लिए रानीपुर का टाइगर रिजर्व को भी हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जब मैं यहाँ पे चित्रकूट आ रहा था तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक पुल है, सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए एक नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे नया पुल बनना चाहिए, जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके और यहाँ पर जिला मुख्यालय से या अन्य स्थानों से यहाँ पर आवागमन को और सुंदर बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ के अन्य सड़कों के कार्यों को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। आपने खासतौर पर यहाँ मां मंदाकिनी के तट पर भगवान राम ने जहां पर संत तुलसीदास जी को दर्शन दिया था, इस पवित्र घाट का दर्शन करने, पूजन करने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र चित्रकूट को बहुत कुछ यहाँ के भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए प्राप्त होगा। आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उधर बांदा में महान वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उधर पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी और एडीसीपी हृदेश कठेरिया के पर्यवेक्षण में एसीपी राजीव कुमार गुप्ता द्वारा थाना फेज 3 व थाना सेक्टर 63 क्षेत्र के अंतर्गत फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उनके द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों और व्यक्तियों को रोककर उनकी चेकिंग की जाए और नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। उधर गौतम बुद्ध नगर थाना नॉलेज पार्क की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है,
दरअसल आपको बता दें कि जिनके कब्जे से जो है पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। बता दें कि आरोपी ने जेवर से परिचौक जा रही बस में एक व्यक्ति को गोली मारकर फरार हो गया था, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। दोनों के बीच जमीनी विवाद के कारण आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्वच्छता और स्वच्छता कर्मियों, गंगा सेवा दूतों और नाविकों को किट, लाइफ जैकेट और स्वच्छता मित्र सुरक्षा बीमा योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए, जिससे स्वच्छता कर्मी और नाविक अति उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि इस बार जो है महाकुंभ की तैयारियां जितनी बृहद और भव्य हो रही हैं, वैसी पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने सीएम योगी का आभार भी जताया कि उन्होंने इस आयोजन से पहले उनकी चिंता की और विभिन्न सरकारी योजनाओं से उन्हें लाभ दिलाने की पहल की, और इस तरह मुख्यमंत्री के हाथों सुरक्षा बीमा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अवधेश कुमार ने बताया कि सीएम योगी के हाथों से बीमा प्रमाण पत्र पाकर बहुत उत्साहित हूं। मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने हमारे लिए भी महाकुंभ को यादगार बना दिया। उधर संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्री ए बनी माननीय मंत्री जी वहां पटल पर रखा हुआ, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, जिस मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर दक्षिण अफ्रीका और भारत के संबंधों को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। Look at the Indian diaspora in South Africa. There was basically three streams that we can distinctly speak of. Those that went as indentured Indians, mainly from UP, Bihar, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. That is why the Indian community in South Africa, at least those emanating from indenture background, are from four linguistic groups: Tamil, Hindi, Telugu is widely spoken, and later on the Gujarati community came. So the second stream came as traders to service the first stream.
the workers that decided after the 5 year of indenture, they had the choice of a passage back to India or remaining in South Africa. The value of the cost of the passage, we were given some land. And many chose to remain and make South Africa their home. So you had then a thriving Indian community, and you had the merchant class coming. And they were mainly from Gujarat. And that's how the Gujarati stream came into South Africa. But another stream that came was the professional class. As much as you had the traders coming to service the community there, many in the community, of course, got into problems and they needed professional services because this was not provided by the government of the day, whether it was education, whether it was health services, or whether it was legal services. And that's how you had Gandhi coming to South Africa. You had a young lawyer hired by one of the merchants in Durban to come and fight a legal case that the merchant was involved in. So you had this young lawyer coming there to fight this case. The question I normally raise when I reflect on our history is, had Gandhi not come to South Africa, would you have Gandhi that came back to India 21 years later, enriched by the philosophies that were evolved in the South African environment, that of Satyagraha and Ahimsa? Because those two philosophies evolved as a result of his transformation in what he experienced in South Africa. And how would that have impacted on India's freedom struggle if we didn't have the political Gandhi that was transformed from the young lawyer into the political activist, returning to India to take a very active part in India's freedom struggle? So therefore I say, in many senses, both our struggles are joined together by the umbilical cord. Gandhi's transformation to come here and lead your freedom struggle, but he also set in motion a political process in South Africa. Having experienced firsthand the discrimination of the majority community, including the Indian community in South Africa, the exploitation and the inhumane treatment of the workers in the sugar plantations. Because if you look at the history of the indentured Indians, it was nothing but slavery, the conditions under which they lived, and the treatment by the white colonial masters. So you have that important link. But likewise, Gandhi politicized South Africa because the African National Congress, the first organized political movement, not just in South Africa, but in the African continent, was founded in 1912. But as early as 1894, a year after Gandhi arrived, he founded the Natal Indian Congress, the first political formation in South Africa, which was to impact on the African National Congress, because later they became Congress allies. The Natal Indian Congress was formed, and then the Transvaal Indian Congress, because Gandhi saw the need to organize oneself to agitate against the ruling elite of that time and the power of the collective, to champion the cause of those being exploited. And that itself impacted on the larger African psyche that led to the formation of the African National Congress some 18 years later. So you can see the impact of the Gandhi factor on South African politics or liberation struggle, and the Gandhi factor on India's political struggle and liberation. So that's the basis that ties us together and gives us this firm foundation upon which we build. Fast tracking a bit, coming to the period pre your own independence, you were the first country in 1946 that championed South Africa's isolation, the apartheid regime. The first country globally to impose sanctions on South Africa was India. You imposed economic sanctions on South Africa in 1946, and this was followed by comprehensive sanctions, which included cultural and economic sanctions and social sanctions against South Africa. And that, of course, in turn became a global movement because you, within the UN system, championed the cause of our liberation struggle, and you were a leading voice in that.
So again, you played such a seminal role in our liberation and the freedoms that we enjoy today. India's hand is to be seen everywhere in the role that you played. Within the first Asia-Africa summit in Bandung in 1955, you gave us space. As a country, the African National Congress sent delegates there because it was under Jawaharlal Nehru. It was one of the initiators of the first Asia-Africa conference. And again, just as a newly liberated country, we were already thinking of the global south. So when you speak of India today as a voice of the global south, it is nothing new. You were the voice of the global south way back when we were not even, the major part of Africa was not liberated. We were talking about liberation and the liberation of fellow countries. So I keep reminding my Indian colleagues, yes, you must and you are playing an important role in the global south. But remember, you occupied that post long ago. So we shouldn't forget a thread that joins us from the time of your own struggle and the role you played in the struggle of the global south to become independent states. As early as when we formed the African Unity, the Organization of African Unity, the OAU, in 1963, there were only 32 African states that were sovereign states, only 32. And that will give you an idea that the journey wasn't an easy journey, it was a long journey, and India was part of that journey. So when you speak of the historical relationship between South Africa and India, it is also in many ways a template of the historical relationship between Africa and India. Africa being made part of the African Union during India's presidency of the G20 was a major, I think, takeaway of your presidency, and correcting an injustice to Africa in excluding Africa from the G20 when it was elevated to the summit level in 2008, put in the European Union there, but there was no space for the African Union. You rectified that wrong that was committed against the African Union. So you have this long history. The point I'm making, Venkat, is that you played such an important role in our struggle. And when we became a democracy, it was natural that diplomatic relations were formed. In 1993, we formally signed off on establishing diplomatic relations between our two countries. In 1994, you opened an embassy in Pretoria. In April 1994, in October, we opened our embassy here in Delhi. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय